विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण समारोह आज से। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण महोत्सव नाथद्वारा में हुआ। 369 फीट की शिव प्रतिमा का निर्माण। आज से 6 नवंबर तक संत मुरारी बापू राम कथा का यहां पर वाचन करेंगे। कई राजनेता, समाजसेवी और गणमान्य व्यक्ति यहां पर शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 बजे नाथद्वारा पहुंचेंगे। 5:30 बजे होंगे डबोक एयरपोर्ट के लिए रवाना। सतीश पूनिया भी इस कार्यक्रम में जाने वाले हैं। बाबा रामदेव भी लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए नाथद्वारा पहुंच रहे हैं। तो ये शिव प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होने का दावा, 369 फीट। और इसके बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जब नाथद्वारा हाईवे के किसी भी तरीके से, किसी भी तरफ से जब आप नाथद्वारा की तरफ एंटर होंगे तो 20 किलोमीटर दूर से ही आपको ये प्रतिमा नजर आने लगेगी। ये तस्वीरें जो है वो संत मुरारी बापू की तस्वीरें हैं। यहां पर लगातार अनावरण के बाद 7 दिनों तक संत मुरारी बापू राम कथा का वाचन करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही देर के अंदर 1 बज चुके हैं, 3 बजे वो यहां पर पहुंचेंगे, इसका अनावरण करेंगे। न केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बल्कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मशहूर योग गुरु बाबा रामदेव भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही कैबिनेट के कुछ बड़े चेहरे इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। कोई भूमिका नहीं हो सकती, राम कथा की भूमिका अवश्य है। नहीं, पर उसमें निमित्त तो बापू भी है ना, निमित्त है, लेकिन इसमें राम कथा का बहुत बृहद हिस्सा रहेगा। राम राज्य की स्थापना राम ने स्थापित किया था, अब राम कथा स्थापित कर रहे हैं। तो नाथद्वारा में जिस प्रकार से आपके बारे में क्या कहना साहब, ये तो स्वयं ठाकुर जी विराजमान है और उसको मिलने के लिए, श्रीनाथ जी को मिलने के लिए विश्वनाथ पधारे हैं और ये हरि एक स्वरूप हो गया। तो ये तो सोने में सुहागा। और अलकेश सनाड्या हमारे साथ राजसमंद से जुड़ गए। अलकेश, 1 बज चुके हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तस्वीरें देखी जा सकती है। मुरारी बापू यहां पर पहुंच चुके हैं और कौन से वीआईपीज यहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि कुछ ही देर में अनावरण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। जी, मैं आपको बता दूं कि 4 बजे का जो समय है वो लोकार्पण का, आज क्योंकि पहला दिन है कथा का, राम कथा का जो है वो पहला दिन है। तो ऐसे में आज जो राम कथा होगी वो 4 बजे से होगी और 4 बजे से मुरारी बापू जो कथा की शुरुआत करेंगे। इससे पहले जो संत मुरारी बापू है वो सुबह जो राजभोग के दर्शन के समय प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे और यहाँ से जो राम कथा जिसका वो वाचन करेंगे उसकी पोथी यात्रा यहाँ से शुरू की गई। वो पोथी यात्रा श्रीनाथ जी मंदिर से लेकर जो विश्वास स्वरूपम कथा स्थल है वहां पर पहुंची है। और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जो गुजरात दौरे पर आज है, आज से गुजरात दौरे पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो कार्यक्रम है वो 2:30 बजे उनका जो डबोक एयरपोर्ट है वहां पर पहुंचने का कार्यक्रम है। और वहां से मुख्यमंत्री जो है वो जो यहाँ पे मिराज जो समूह का जो ये विश्वास स्वरूपम जो बना है, यहाँ पर एक हेलीपैड का निर्माण किया गया है शिव मूर्ति प्रतिमा के पास में। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ लैंड करेगा और मतलब बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री 3 बजे पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताया जा रहा है कि 2 बजे के करीब, अब तक कुछ करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर सीपी जोशी जो है राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वो यहाँ पहुंचेंगे। और मुख्यमंत्री के साथ उनके साथ में जो कैबिनेट के जो मंत्री है लालचंद कटारिया, उदय लाल आंजना, शांति धारीवाल, इनके पहुंचने का कार्यक्रम है। वहीं अगर सतीश पूनिया की बात की जाए तो सतीश पूनिया भी करीब 1 घंटे के बाद राजसमंद पहुंचेंगे कि वो, और उनका यह विश्वास स्वरूपम कथा स्थल है यहाँ पर 4 बजे के करीब पहुंचने का कार्यक्रम है। यही जो समय है 4 बजे के करीब बाबा रामदेव के भी यहाँ पर पहुंचने का बताया जा रहा है। वहीं अगर कई नेता और गणमान्य व्यक्तियों की बात की जाए तो कई बड़े बड़े जो अन्य राज्यों के भी कई गणमान्य व्यक्ति है, राजनेता हैं, वो यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं और कथा की शुरुआत आज से होगी। ऐसे में 9 दिनों तक ये माना जा रहा है, क्योंकि जो संत सनातन संस्थान है जिसके मदर फार्म इनकी ओर से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, तो उनकी ओर से जो देश के कई मुख्यमंत्री,
कैबिनेट मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी को, बड़े बड़े उद्योगपति, व्यापारियों को जो वहां पर आमंत्रित किया गया इस राम कथा का श्रवण करने के लिए। तो ऐसे में लगातार क्योंकि बड़े वीआईपी प्रोटोकॉल है, तो वो एक लगातार अब धीरे धीरे चलते माना जा रहा है कि देश के कई कैबिनेट मिनिस्टर, राजनेता और व्यापारी यहाँ लगातार आएंगे और राम कथा का श्रवण करेंगे। अलकेश, राम कथा का वाचन आज से शुरू हो जाएगा? हाँ, राम कथा का वाचन आज से शुरू हो जाएगा शाम 4 बजे का, आज क्योंकि पहला दिन है। पहले दिन में क्योंकि राम कथा की शुरुआत से पहले पोथी यात्रा निकलती है, उसके बाद राम कथा का जो पूजन किया जाता है, ऐसे तो पहले दिन समय लगता है। इस वजह से आज से 4 बजे का जो समय है सबसे शुरुआत होगी, लेकिन कल से ये कथा का समय जो बहुत बदल जाएगा और कल से ये दोपहर दिन में ये कथा होगी। और जी, जानकारी के लिए अलकेश आपका धन्यवाद। भारत और फ्रांस की एयरफोर्स का 7वां संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ जोधपुर में शुरू हो चुका है। फ्रांस के 220 सैनिकों की टुकड़ी 4 राफेल फाइटर जेट और मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट के साथ जोधपुर पहुंची है। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल, सुखोई, तेज और जगुआर फाइटर जेट के अलावा LCH को इस युद्धाभ्यास में उतारा गया है। दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच ये युद्धाभ्यास 12 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान दोनों देश की एयरफोर्स अपने अपने अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। तो जोधपुर में थार के धोरों में यह अभ्यास 7वां संस्करण, 6 सेशन पहले ही हो चुके हैं। दोनों सेनाओं के बीच ऑपरेशन गरुड़ का 7वां संस्करण फ्रांस की वायुसेना और भारतीय वायुसेना के बीच दोनों मिलकर अभ्यास कर रहे। रंजन हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए हैं। रंजन, अभ्यास शुरू हो चुका है? जी, निश्चित तौर पर 26 तारीख से लेकर के 12 नवंबर तक यह युद्धाभ्यास घोषित किया गया है, जिसमें कि भारत और फ्रांस की वायु सैनिकों के जो सदस्य हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। तकरीबन 200 से अधिक फ्रांसीसी वायु सैनिकों का, 220 का आंकड़ा बताया जा रहा है। 220 फ्रांसीसी वायु सैनिक यहाँ पहुंचे हैं। उसके अलावा इनके साथ में 4 राफेल और फाइटर जेट, मल्टी रोल टैंकर भी यहाँ आने की बात कही गई है। इसके अलावा अगर भारतीय बेड़े की बात करें तो भारतीय बेड़े में भी सुखोई है, जगुआर फाइटर जेट है और सबसे महत्वपूर्ण जिसे माना जा रहा है LCH प्रचंड, वो इस युद्धाभ्यास में शामिल है। दोनों देशों के जो वायु सैनिक हैं वे साझा युद्धाभ्यास करेंगे, जिससे कि जो युद्ध तकनीक है और जो टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो इसका एक सतत आदान प्रदान इसे माना जाएगा, जिससे कि दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय जो संबंध है उसमें कहीं न कहीं मजबूत करने और जो युद्ध नीतिगत जो निर्णय लिए जाते हैं या जो टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो वो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर इसमें एक साझा तकनीक के तहत विकसित की जाने की बात सामने आई है। तो कुल मिलाकर के जो युद्धाभ्यास है यह इसका 7वां संस्करण है। 7वां संस्करण है, यानी कि 7वीं बार यह युद्धाभ्यास संयुक्त रूप से दोनों देशों के यहाँ हुआ जा रहा है, क्योंकि इससे पहले अगर बात की जाए तो 2003, 2006 और 2014 में है जो भारत में यह युद्धाभ्यास किया गया था। वही 2005, 2010 और 2019 में है जो यह फ्रांस में जो एक्सरसाइज की गई थी। अब पुनः एक बार अब यहाँ हो रहा है, तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा रहा है और सामरिक क्षेत्र से जोधपुर एयरबेस महत्वपूर्ण कड़ी भी है। उसके अलावा मौसम की अगर बात करें तो यहाँ का जो क्लाइमेट है सभी परिस्थितियों के अनुरूप इसे माना जाता है, तो इस कुल मिलाकर के जोधपुर में यह होना एक महत्वपूर्ण बात है। जानकारी के लिए रंजन आपका धन्यवाद। ये खबर डूंगरपुर से। गुंदीकुआ गांव में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। घटना के 5वें दिन शव का पोस्टमार्टम हुआ। पिछले 4 दिनों से समझौता वार्ता चल रही थी, जिसके चलते परिजन अस्पताल नहीं आ रहे थे। आपसी रंजिश के चलते 24 अक्टूबर को यह हत्या की गई। बिछीवाड़ा पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
तो डूंगरपुर में युवक की हत्या का मामला, 5 दिनों से शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। अभी तक शव अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। बिछीवाड़ा पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश कर रही है। ये शव की तस्वीरें और 5 दिन से इंतजार पुलिस की कार्रवाई का। पिछले 4 दिनों से समझौता वार्ता चल रही थी और इसी के चलते परिजन अस्पताल नहीं पहुंच रहे थे। छापी गांव के लड़के विल्सन गांव के गुंदी गोत्र में गए थे, जहां पर 2 परिवारों में झगड़ा हुआ था, जिसमें छापी गांव के जितेंद्र और सुरेश नाम के लड़के घायल हुए थे, जिनको उनके परिजन मोडासा हॉस्पिटल ले गए थे, जहां पे 25 तारीख को सुरेश की डेथ हो गई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता जयेश के साथ। जयेश, 4 दिन से समझौता वार्ता चल रही थी, इसलिए अस्पताल नहीं आ रहे थे। 5वें दिन भी जो है वो शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। क्या मांगे हैं परिजनों की? समझौता वार्ता चल रही थी इसलिए नहीं पहुंच पा रहे थे अस्पताल? देखिए आसिफ, ये घटना जो है वो 24 तारीख की है। यहाँ पर एक गुंदी कुआं गांव में ईश्वर नाम के व्यक्ति ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर लांबी डूंगरी निवासी लोकेश को बंधक बना लिया था पुरानी रंजिश के चलते। इसके बाद में लोकेश के 2 भाई जो है उसको छुड़ाने के लिए गए थे, जहां पर ईश्वर उसके साथियों ने उसके भाइयों के साथ मारपीट कर दी थी, जिसमें सुरेश नाम का एक युवक घायल हो गया था। उसके बाद बंधक को भी छोड़ दिया गया था और घायल सुरेश की दूसरे दिन मौत हो गई थी। इसके बाद से लगातार परिजन जो है वो आरोपी पक्ष से मौताने की मांग कर रहे थे और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में छोड़कर चले गए थे। गांव में दोनों पक्षों के बीच में पिछले 4 दिन से मौताने की राशि को लेकर के समझौता वार्ता चल रही थी और 4 दिन बाद भी कोई मामला किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा और आज जो है वो परिजन मोर्चरी पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम करवाने को राजी हुए हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है और इसके बाद में शव अंतिम संस्कार के लिए परिजन लेकर अपने गांव के लिए रवाना होंगे। आसिफ। जयेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और बीएसएफ ने एक पाक घुसपैठिए को मार गिराया। अनूपगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। सैदपुर चौकी पिलर नंबर 272 के पास पाक घुसपैठिया मारा गया। बीएसएफ के बड़े अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंच चुके हैं। बीएसएफ ने अनूपगढ़ पुलिस को पाक घुसपैठिए का शव सौंप दिया। तो श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ के पास पिलर नंबर 272 पाकिस्तान की तरफ से ये युवक घुसने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ ने बहुत बार चेतावनी दी, बीएसएफ ने इसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन बीएसएफ की तमाम चेतावनियों को अनसुना कर ये बॉर्डर की तरफ लगातार बढ़ा चला जा रहा था। और जैसा कि हमारे संवाददाता ने जानकारी दी, लगभग ये भारत के बॉर्डर में पैर रख चुका था और जब इसने किसी चेतावनी का कोई जवाब नहीं दिया तो बीएसएफ ने गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसमें इसकी मौत हो गई। फिलहाल बीएसएफ के तमाम बड़े अधिकारी अनूपगढ़ पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ इसके शव को जो है बीएसएफ ने स्थानीय पुलिस को सौंप दिया है। अशोक शर्मा गंगानगर से हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, जैसा कि लगातार हम इस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं, बीएसएफ के बड़े अधिकारी पहुंचे, क्या चर्चा हुई उनकी बीएसएफ अधिकारियों की इस शूटआउट को लेकर? देखिए, अभी ऑफिशियली और अधिकृत तौर पर तो बीएसएफ ने अभी कोई किसी भी तरह की जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन अभी भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि हम बीएसएफ ऑफिशियल के साथ साथ पुलिस से भी वार्ता लेकर इस पूरे मामले को लेकर अपडेट ले सकें। लेकिन फिलहाल जो अपडेट यही है मोटे तौर पर कि बीएसएफ ने जो पाकिस्तानी घुसपैठिया है उसकी डेड बॉडी को अनूपगढ़ मोर्चरी में रखवा दिया है, पुलिस के हवाले कर दिया है। साथ ही साथ उसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं और प्रयास किया जा रहा है बीएसएफ ऑफिसर के द्वारा कि वो पाकिस्तानी अधिकारियों से कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश कर सकें और मामले को लेकर आगे बातचीत कर सकें। जी आसिफ जी। अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर अजमेर से। किशनगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मारुति वैन में रखा नोटों से भरा बैग पार कर लिया गया।
दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया गया। मुख्य बाजार कटला मार्केट की एक घटना है। सीसीटीवी में नजर आए संदिग्ध युवक बैग में करीब 1.25 लाख रुपए और जरूरी कागजात रखे थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जुटी मामले की जांच में घटना से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। तो बदमाशों के हौसले बुलंद, मारुति वैन में नोटों से भरा बैग पार कर लिया। अजमेर के किशनगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ये तस्वीरें भी सीसीटीवी में सामने आ गई। और अभिजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अभिजीत, क्या जानकारी मिल पाई पुलिस को इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर? कौन ये शख्स था जिसने जो है खड़ी गाड़ी से नोटों का बैग पार किया? देखिए, दिन दहाड़े इस घटना से किशनगढ़ के बाजारों में व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मारुति वैन में जो व्यापारी थे उनके करीब 1.25 लाख रुपए से भरा बैग जो है वो एक युवक जो है वो पार करके ले गया। सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध युवक नजर आ रहा है। पुलिस उसकी पड़ताल कर रही है। तमाम पूरे इलाके में जो है उस व्हाट्सएप सोशल मीडिया के जरिए उसकी तस्वीरें जो है अलग अलग रूपों में भेजी जा रही है। इसके साथ ही जो सस्पेक्टेड लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन दिन दहाड़े इस तरह की घटना ने एक बार फिर से जो कानून व्यवस्था और जो पुलिस की गश्त प्रणाली है, खासतौर से भीड़ भाड़ वाले बाजारों में, उस पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। अभिजीत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर जयपुर के आमेर से। गाइड और प्री वेडिंग शूट फोटोग्राफर्स में कहासुनी हुई। प्री वेडिंग शूट फोटोग्राफर पर गाइड का आरोप है कि शूट के लिए कुछ पॉइंट्स पर कब्जा करते हैं। 2 घंटे तक इस पॉइंट पर किसी पर्यटक को नहीं आने देते। आज भी फोटोग्राफर ने पॉइंट पर कब्जा जमा लिया। मना करने पर गाइड और फोटोग्राफर में जोरदार टकराव हुई। और टोंक के मालपुरा से यह खबर है। मालपुरा के पुरानी तहसील में पेट्रोल चोरों का आतंक। मालपुरा पुलिस की रात्रि गश्त पर सवालिया निशान। रात में वाहनों से चोरों ने पेट्रोल की चोरी की। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद भी हो रही है। करीब आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों से पेट्रोल चोरी हुई। स्थानीय लोगों ने पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये एक दिन की तस्वीरें नहीं हैं। लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। पुरानी तहसील में पिछले कई दिनों से लगातार रोज रात को ये लोग आते हैं और वाहनों से पेट्रोल की चोरी करते हैं। 12 से ज्यादा वाहनों में इसने पेट्रोल चोरी किया एक ही रात में। और जालोर में किसानों का धरना प्रदर्शन। किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। 50 किसान आमरण अनशन पर बैठे। 3 दिनों से जिला मुख्यालय पर यह धरना प्रदर्शन जारी है। सैकड़ों की संख्या में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जवाई बांध से पानी को जवाई नदी में छोड़ने की मांग की जा रही है। खेती के लिए 7 घंटे बिजली सप्लाई की भी मांग है। मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ये अपनी खेती के लिए बांध से नदी में पानी की मांग कर रहे हैं। 50 किसान आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं और उसके अलावा हजारों की तादाद में यहां पर किसान इकट्ठा हैं। प्रशासन ने फिलहाल किसी तरह की कोई बातचीत यहां पर शुरू नहीं की है। पानी को जवाई नदी में छोड़ने की मांग की जा रही है बांध से, ताकि इनके खेतों को पानी मिल सके। साथ ही साथ बिजली को लेकर भी ये किसान यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और जालोर से श्याम हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। श्याम, जैसा कि तस्वीरों में जो है वो दिखाई दे रहा है कि किसानों की तादाद यहां पर अच्छी खासी जो है वो बढ़ गई है। हालांकि 50 किसान जो है वो आमरण अनशन पर बैठे हैं। तो क्या इनकी इस मांग को लेकर जो जिसमें ये बांध का पानी नदी में चाहते हैं ताकि खेतों को पानी मिल सके, इस पर बात करने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कोई नुमाइंदा यहां पर पहुंचा है? देश ने आबाद खेती कर
वो अभी भूखे मरता खेती नहीं करता। देखिए आसिफ, जालौर के जिला मुख्यालय पर किसानों का जो प्रदर्शन है उसका तीसरा दिन है और बड़ी संख्या में किसान प्रत्येक दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जवाई नदी के अंदर जो पानी है वो छोड़ा जाए ताकि किसानों की जो है फसलों को पानी मिलेगा और कुओं को जल स्तर बढ़ेगा। इसको लेकर आज तीसरा दिन है। यहाँ पर आप साफ तौर से देख सकते हैं 50 किसान है वो आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। उन लोगों की मांग है कि जवाई बांध का पानी है वो नदी में छोड़ा जाए जवाई में, ताकि किसानों के जो है कुएं रिचार्ज होंगे और नदी के चलते आसपास के क्षेत्र में कुओं का जल स्तर बढ़ेगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान है, उनसे बात करेंगे। आप लोगों की क्या मांगे हैं और पिछले 3 दिनों से आपका धरना चल रहा है? हमारी मांग है, एक तो लाइट टाइम पे नहीं मिल रही है, बिजली 8 घंटे चाहिए, और एक जवाई नदी में पानी चाहिए जिससे किसान रिचार्ज हो जाते हैं और सबको पानी मिले और सब पानी से खेती करें। देखिए आसिफ, निश्चित तौर से जो तमाम जो किसान हैं उन लोगों की मांगों को लेकर उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। आज तीसरा दिन है, आप आमरण अनशन पर बैठे हो, सरकार से क्या वार्ता हुई है, प्रशासन क्या बोल रहा है? सरकार से अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है। सरकार की तरफ से न हमको कोई आश्वासन दिया जा रहा है। जवाई बांध पूर्ण रूप से भर चुका है, सेई के पानी को भी रोका गया है और हमारी मुख्य मांग है जवाई बांध के पानी को जवाई नदी में खोला जाए जिससे नदी के किनारे जितने कुएं हैं वो रिचार्ज हो। देखिए आसिफ, तमाम जो किसान हैं उन लोगों की मांग है कि जो जवाई बांध का पानी है वो जवाई नदी में छोड़ा जाए ताकि किसानों को फायदा मिले और उसके साथ लाइट की मांग को लेकर हमारे साथ कुछ किसान जो नेता है उनसे बात करते हैं। आप लोगों की मुख्य डिमांड और क्या प्रशासन क्या बोल रहा है आप लोगों? प्रशासन अभी तक कोई जवाब नहीं देते हैं और टॉस फार्म जले हुए, एक महीनों टॉस फार्म नहीं मिलते हैं। श्याम, लाइट है तो स्थानीय जनप्रतिनिधि कहाँ हैं? क्या वो इनकी मांग को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे? चलो क्या होता है कि फुल भराता है, बंद ज्यादा भराने के बाद और हमारे गाँव आके। देखिए आप लोग जो जिस तरीके से वोट देते हैं वो जनप्रतिनिधियों की नैतिक कर्तव्य होता है कि किसानों की आवाज को उठाए, तो क्या जनप्रतिनिधि भी आपका सहयोग कर रहे हैं यहाँ के? करे माँ पे करे, जोर से नहीं करे, जोर से तो करते हैं। हमारे धंधे देने भी क्या जरूरत होती है, तो किसानों के इधर आने भी क्या जरूरत होती है? देता है खाली वोट सही है, नेता रहे, किसानों की कोई किसी के साथ नहीं पड़ी है, इसलिए धंधे पे किसान बैठे। देखिए आसिफ, साफ तौर से स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी किसानों का कहीं ना कहीं आक्रोश है। उनका ये कहना है कि अगर उनकी पुरजोर तरीके से स्थानीय जनप्रतिनिधि उनकी आवाज को विधानसभा तक लेके जाते हैं तो उनको हक वो मिल जाता है, लेकिन तमाम मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने साफ तौर से अल्टीमेटम दिया है कि अगर इन लोगों की मांगों को लेकर सरकार ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई तो अनिश्चितकालीन धरना को उग्र रूप दिया जाएगा। इसके अंदर जालौर जिले के तमाम जो किसान हैं सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन करेंगे। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये जो तीसरा दिन है आज और यहाँ पर बड़ी संख्या में महिला शक्ति भी पहुंची है और महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची, यानी कि कहीं ना कहीं आक्रोश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। साफ तौर से ये जो किसान है इन लोगों की हक की मांग है, क्योंकि जवाई नदी के अंदर अगर पानी छोड़ा जाता है तो जवाई नदी के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर कुओं का जल स्तर बढ़ेगा, जिसके किसानों की एक बार फिर से पैदावार शुरू हो जाएगी। क्योंकि जवाई नदी के अंदर पानी नहीं होने की वजह से कुओं का जल स्तर चला गया, ऐसे में खारा पानी पीने के लिए किसान मजबूर है, फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं, जिसके चलते किसान दिन ब दिन बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन लोगों की आवाज को सुना जाए। जवाई बांध में अगर जल स्तर बहुत बढ़ चुका है और अगर उसके कुछ गेट खोलने से जवाई नदी में पानी आता है और उसके आसपास के जो कुएं अगर रिचार्ज होते हैं पानी से, तो इसमें कहां तकनीकी दिक्कत आ रही है? प्रशासन का क्या कहना है? क्यों जवाई बांध का जो पानी है उनकी अपनी दलील होगी, उनके पास भी कोई कारण होगा कि वो पानी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं नदी में? देखिए जिस तरीके से जो जवाई का पानी है वो जवाई नदी में छोड़ने को लेकर जिस तरीके से प्रशासनिक जो लोग हैं उनके साथ किसानों की वार्ता हुई थी, उसमें क्या कुछ निकला था उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। प्रशासन के साथ वार्ता हुई थी, उसमें क्या कुछ निकला? आखिर टेक्निकल कहाँ दिक्कत आ रही है? ये जो विभागीय अधिकारी है क्या बोल रहे हैं? विभागीय अधिकारी जिला कलेक्टर साहब ने कहा था कि मैं डीसी डिविजनल कमिश्नर साहब से बात करूंगा, उसके बाद में बात बता पाऊंगा। और बिजली के मामले में एनर्जी सेक्रेटरी से बात करके 7 घंटे सप्लाई के जवाई का पानी छोड़ा जाता है नदी में तो क्या दिक्कत आ रही है? क्या क्योंकि पहले तो नदी ये चल रही थी तो ऐसे में पानी भी लबालब भरा हुआ है, बांध भी, तो ऐसे में क्या स्थितियां हैं? ये जो टेक्निकल तमाम जो अधिकारी है वो क्या कह रहे हैं कि अगर छोड़ा जा सकता है या नहीं? नहीं, पानी तो टेक्निकल तौर से अभी छोड़ा जा सकता है। 1000 MCFT से ज्यादा इनके पास में पानी है, आज भी एक्सेज है, क्योंकि सही बांध और कालीबोर, सिंदरू बांध, तगतगढ़ बांध और 200 MCFT 250 MCFT जवाई बांध में भी एक्सेज पानी पड़ा है। मान लो 2000 MCFT पानी में से 1000 MCFT सिजुत का चला भी जाएगा
तो भी 1000 MCFT पानी बचता है। तो 1000 MCFT को आप नदी में छोड़ सकते हैं। देखिए ये तमाम जो गाइडलाइन है बांध से पानी छोड़ने की, उन सभी गाइडलाइन को पूरा कर दिया जाए तो भी पानी है वो बांध में छोड़ा जा सकता है। यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए उन किसान नेताओं से भी बात करता हूँ। आप लोगों ने आखिर ये निर्णय लिया और अब आंदोलन का नया रूप दे दिया गया है, ऐसे में आप लोग किस तरीके से आगे का कदम उठाए? हम प्रतिदिन आक्रोश की रैली को बढ़ाते रहेंगे जब तक हमारी प्रशासन मांग नहीं सुनता है। जब तक हम आंदोलन अनशन पर बैठेंगे, उसके बाद रोड जाम करेंगे, हर गांव बंद कर देंगे, तक पूरे गांवों के रास्ते बंद कर दिए जाएंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। जी शाम, नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और टोंक से बड़ी खबर, दूनी कृषि उपज मंडी में पल्लेदारों का हंगामा। मंडी में पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है। मंडी के गेट पर धरना देकर काम का बहिष्कार किया जा रहा है। सिर्फ 500 लीटर की एक टंकी पर्याप्त नहीं है। रात को रहने वाले पल्लेदारों को पानी के लिए भटकना पड़ता है। इस संबंध में मंडी प्रशासन से कई बार मांग उठाई। नाराज पल्लेदारों ने आज गेट के बाहर काम का ही बहिष्कार कर दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।